हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 5। तो हाउ इज द जोश, स्टार्ट करें। चलो, क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4, इनमें हमने कुछ डायमेंशंस याद किए थे अप्रोक्सीमेटली 140 टू 150, उनको क्लब करके। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से वो याद कर लिए होंगे। वो आपकी गधे वाली मेहनत वाला टाइम खत्म हुआ। ठीक है, अब घोड़े वाली मेहनत वाला टाइम है। मतलब अब हमें दिमाग लगाना है, मतलब जो हमने याद किया उसे अप्लाई करना है। तो आज की क्लास में हम काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में कुछ हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था, याद है का क्या था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और क्या था ये। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता था कि दो क्वांटिटी हैं, यदि एक क्वांटिटी है ए और दूसरी क्वांटिटी है बी, एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये जो भी ऑपरेशन है ये हम सेम फिजिकल क्वांटिटी पर ही कर सकते हैं। मतलब हम 5 kg को 2 kg से ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं। ये भी मास है और ये भी मास है। हम 5 मीटर को 2 मीटर से ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है। हम ये ऑपरेशन कौन कौन से, प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये ऑपरेशन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पे नहीं कर सकते। जिन फिजिकल क्वांटिटी का सेम नेचर होगा केवल उन्हीं में हम ये ऑपरेशन कर पाएंगे। ये हमारा बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इतना हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे ये है, यदि मेरे को ए इंटू बी करना है, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन करना है, या फिर मुझे ए डिवाइड बाई बी करना है, मीन्स दो फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन करना है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ए और बी ये फिजिकल क्वांटिटी सेम होना जरूरी है, या फिर ये फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट भी हो सकती हैं। क्वेश्चन समझ में आया। मुझे दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, तो क्या मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए फिजिकल क्वांटिटी का नेचर सेम होना चाहिए, या फिर अलग अलग नेचर की फिजिकल क्वांटिटी में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकता है। चलो समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं नाइन्थ क्लास से। नाइन्थ क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद है। अब देखो, फोर्स एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, और वर्क एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल, और वर्क का एम एल टू टी माइनस टू। तो ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, फॉर्मूला तो हमने सही पढ़ा था नाइन्थ क्लास में। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के लिए फिजिकल क्वांटिटी के नेचर का सेम होना जरूरी नहीं है, हम अलग अलग नेचर की फिजिकल क्वांटिटी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आया क्या समझ में। एक और एग्जांपल देखते हैं। टेंथ क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखो, वर्क एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, पावर एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क का डायमेंशन की बात करें तो एम एल टू टी माइनस टू, टाइम के डायमेंशन की बात करें तो टी, और पावर के डायमेंशन की बात करें तो एम एल टू टी माइनस थ्री। मतलब कि डिवीजन के लिए भी फिजिकल क्वांटिटी का सेम होना जरूरी नहीं है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, अलग अलग नेचर की फिजिकल क्वांटिटी में भी डिवीजन हो सकता है। मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू के लिए है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में भी हो जाता है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलो अब आगे चलते हैं, इस चीज को लिख देते हैं। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू
physical quantities, their nature need not to be same. मीन्स अलग अलग नेचर की फिजिकल क्वांटिटी का भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए फिजिकल क्वांटिटी का नेचर सेम होना जरूरी नहीं है। इतना आया समझ में? रट लिया? लास्ट क्लास में जो पढ़ के आया उतना तो रट के आए होंगे। अब आज करेंगे हम काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स से, JEE नीट के जो कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जल्दी से इसका आंसर बताना 30 सेकंड में। पीछे से देख के नहीं बताना है, सॉल्व करके बताना। आपकी ईमानदारी आपके हाथ में। अब थोड़ा 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 स्पीड बढ़ाई जाएगी। ठीक है, आपको मेरे वर्ड्स की, मुझे समझने की, मेरी लैंग्वेज की, मेरे एक्सेंट की आदत हो गई है। अब हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। आपको 10th के लेवल से 11th के CBSE के लेवल और फिर 11th के CBSE के लेवल से JEE नीट के कॉम्पिटिटिव के लेवल में लेके जाना है ना, तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम t is given by x equal to a plus bt plus ct square plus dt cube. फाइंड डायमेंशन ऑफ ABCD। ठीक है, तो देखो जो कुछ दिया है वो दिया है डिस्टेंस, मतलब लेंथ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि हम लेंथ को लेंथ से ही इक्वेट कर सकते हैं। तो यदि x लेंथ है तो राइट हैंड साइड में जो चीज से इक्वेट कर रहे हैं ये भी क्या होगी? लेंथ होगी। किसके अकॉर्डिंग? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेंथ को लेंथ से ही इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं लेंथ को लेंथ से ऐड करने में लेंथ आता है। तो ये चार चीजों का एडिशन यदि लेंथ आया है तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, और ये भी क्या होगा? हमारा लेंथ होगा। लेंथ को लेंथ से ऐड करेंगे तभी तो लेंथ आया होगा। अब हम ABCD का डायमेंशन इजीली बता सकते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं ए का। ए है लेंथ, तो ए का डायमेंशन हमें डायरेक्टली मिल जाता है L। नेक्स्ट बात करते हैं BT की। BT है लेंथ, मतलब BT का डायमेंशन है L, तो B इक्वल टू L अपॉन T हो गया। तो यहां से B का डायमेंशन आ गया LT-1। ठीक है, ऐसे करके हमें B का डायमेंशन मिल गया। CT स्क्वायर भी क्या है? लेंथ है, तो CT स्क्वायर का डायमेंशन हो गया L, तो C इक्वल टू L अपॉन T स्क्वायर हो गया। तो C का डायमेंशन हमें मिल गया LT-2। ओके, DT क्यूब ये भी क्या है? लेंथ है, तो DT क्यूब का डायमेंशन L आ गया, तो D इक्वल टू L अपॉन टी क्यूब। तो D का डायमेंशन आ गया LT⁻⁻3। ओके, तो ऐसे करके हम A, B, C और D का डायमेंशन निकाल सकते हैं। आगे चलें, चलो चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। द इक्वेशन P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू कॉन्स्टेंट, द यूनिट ऑफ AR। ठीक है, यहाँ पे P प्रेशर है और V वॉल्यूम है। V क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये कोई यूनिट ऑफ ए तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मेरे को आप ये बता दो, यदि मैं आपसे पूछूं डायमेंशन निकालना है किसका? पहली चीज तो ए का, दूसरी चीज बी का, और तीसरी चीज कांस्टेंट का। तो ए, बी और कांस्टेंट का आप मुझे डायमेंशन निकाल के बता दो। ठीक है, कैसे करोगे? चलो स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि यदि दो सेम फिजिकल नेचर की क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं, तो यदि P है हमारा क्या? प्रेशर, तो A अपॉन V स्क्वायर भी क्या होगा? प्रेशर होगा। ठीक है, यदि P प्रेशर है तो चूंकि A अपॉन V स्क्वायर P में ऐड हो रहा है, तो A अपॉन V स्क्वायर भी क्या होगा? प्रेशर होगा। जब दोनों प्रेशर है तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। इतना समझ में आता है? देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है दो सेम डायमेंशन वाली चीजें ऐड हो सकती हैं,
दो सेम नेचर वाली फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकती है। तो यदि P प्रेशर है तो A अपॉन V स्क्वायर भी प्रेशर होगा, मतलब जो P का डायमेंशन होगा वही A अपॉन V स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा। ठीक, इतना समझ में आया? तो देखो P का डायमेंशन याद है कि आपको P होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन MLT-2 और एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर। तो P का डायमेंशन आ गया ML-1T-2। ठीक है, अब हम यहां से A का डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखो A अपॉन V स्क्वायर हो गया P के डायमेंशन के बराबर, डेट इज ML-1T-2। ओके, V है वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू ML-1T-2। तो यहां से A का डायमेंशन कितना आ गया, ML⁵ आया क्या समझ में? आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि हम दो सेम नेचर वाली क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो V में यदि B सब्ट्रैक्ट हो रहा है, V में B सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो V का नेचर है वही B का नेचर होगा, तभी तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यदि V वॉल्यूम है तो B भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। यदि V वॉल्यूम है तो B भी वॉल्यूम होगा, तभी तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है सेम नेचर वाली फिजिकल क्वांटिटी में ही सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो यहां से हमें ये मिल गया कि जो B का डायमेंशन होगा वही V का डायमेंशन होगा, तभी तो दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना। तो B इक्वल टू V का डायमेंशन कितना होता है, L³ होता है। तो यहां से हमारा B का डायमेंशन निकल के आ गया L³। ठीक है, इतना आया समझ में? चलो आगे की बात करते हैं। कांस्टेंट का भी डायमेंशन बताना है हमें। तो कांस्टेंट के डायमेंशन के लिए ध्यान से समझना, ये P है प्रेशर। ठीक है, इसमें कोई चीज ऐड कर दी A अपॉन V स्क्वायर। प्रेशर में क्या ऐड हो सकता है, प्रेशर में प्रेशर ही तो ऐड हो सकता है। तो जब प्रेशर में प्रेशर ऐड करेंगे तो प्रेशर ही आएगा ना। जैसे मास में ऐड करेंगे तो मास ही आएगा, वैसे प्रेशर में प्रेशर ऐड करेंगे तो प्रेशर ही आएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा प्रेशर। इतना समझ में आया? आगे बात करते हैं। मल्टीप्लाई में लिखा है V माइनस बी, वॉल्यूम में वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो V वॉल्यूम है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है B, तो B भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब मुझे ये बताओ, वॉल्यूम में वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 5 लीटर में 3 लीटर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2 लीटर। वॉल्यूम ही आया ना, टेम्परेचर तो नहीं आ गया कि 5 लीटर माइनस 3 लीटर इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वॉल्यूम में वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम ही आएगा, मतलब वॉल्यूम में वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम ही आएगा। मतलब पहले वाले ब्रैकेट से जो निकल के आएगा वो होगा प्रेशर, और दूसरे वाले ब्रैकेट से जो निकल के आएगा वो होगा वॉल्यूम, और ये दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के बराबर होगा। इतना समझ में आया? अब दोनों का डायमेंशन पता है हमें, पुट कर देते हैं। देखो प्रेशर का डायमेंशन हो गया ML-1T-2 इंटू वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया L³ इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से हमारा कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया ML²T-2। आया क्या समझ में? एक बार पूरा क्वेश्चन देखो, वैसे ये क्वेश्चन भी हमने दूसरी बार किया। ठीक है, चलो इन तीनों की ए बी और कांस्टेंट की यूनिट आप लोग निकाल के बताना। ठीक है, जल्दी से जैसे नोट करना हो नोट कर लो, अगले क्वेश्चन में चले। आज हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। चले, ये तो लास्ट क्लास में ही नोट कर लिया होगा ना। चलो आगे चले। हाँ, बड़ा सा क्वेश्चन, एक्चुअली बड़ा सा क्वेश्चन है, आंसर छोटा सा होता है, लेकिन अब क्या है कि छोटा सा पेज है, अब उसमें क्वेश्चन भी लिख दिया, मेरी भी शक्ल दिख रही है, अब बेचारा आंसर सॉल्व करने के लिए इतनी सी जगह बची। ठीक,
सॉल्यूशन 2 पेज का नहीं है, सॉल्यूशन तो थोड़ा सा ही है, जगह नहीं है लिखने की, इसलिए शायद दूसरे पेज का यूज करना पड़े। ट्राई करूंगा एक ही में हो जाए। चलो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करने का ट्राई करो। The velocity v of a particle at time t is given by v equal to at plus b upon t plus c, where a, b, c are constant. The dimension of a, b, c are। a, b, c का डायमेंशन निकालना है, जल्दी से बताओ। मुझे तो ओरली देख के पता चल गया। ओरली आया आंसर, देखो सी का आएगा टी, बी का आ जाएगा कितना एल, और ए का आ जाएगा एल टी माइनस टू। देखो सॉल्व करके बताता हूँ। ऐसे ही आप भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, ओरली आंसर दे देंगे। चलो भाई ध्यान से समझना। मैंने लिखा v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, मतलब मैंने क्वेश्चन को वैसा का वैसा छाप दिया। हमने एक ही प्रिंसिपल पढ़ा है अभी तक, तो वही लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें देखो सघूर के देखो कि सबसे सरल कौन सा डायमेंशन निकालना है। इस वाले पार्ट को देखो, डेनोमिनेटर को, टी में कुछ ऐड हो रहा है और टी है टाइम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग दो सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड हो सकती हैं। तो टी में यदि सी ऐड हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि सी का डायमेंशन और टी का डायमेंशन सेम होगा, तभी तो दोनों ऐड हो रहे हैं ना। तो सी का डायमेंशन निकल के आ गया टी, दैट इज टाइम। आया क्या समझ में? अरे आया क्या, इजी था। टाइम में कुछ ऐड हो रहा है तो टाइम में तो टाइम ही ऐड हो सकता है ना, 2 घंटे में 3 घंटे ऐड करके 5 घंटे हो गया, 2 घंटे में 5 किलो तो नहीं ऐड कर सकते ना। टाइम में टाइम ही ऐड होगा, तो सी ऐड हो रहा है तो सी टाइम है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, एक पार्ट हो गया। चलो दूसरा पार्ट में आते हैं। फिर से क्वेश्चन लिखता हूं, v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है हम दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और इक्वेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, यदि ये हमारा वेलोसिटी है, यदि लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है तो राइट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो वेलोसिटी ही होगा। यदि लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है तो राइट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो भी क्या होगा, वेलोसिटी ही होगा, तभी तो इक्वेट हो रहा है। तो यहां से हमें एक चीज मिल गई कि ए टी क्या है, वेलोसिटी है, मतलब कि ए टी का डायमेंशन कितना है, वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर। तो ए का डायमेंशन कितना आ गया, एल टी माइनस वन अपॉन टी, डेट इज एल टी माइनस टू के बराबर। आया क्या समझ में? फिर से बता दूंगा नहीं समझ में आया हो तो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है तो जो राइट हैंड साइड में होगा वो वेलोसिटी ही होगा। ठीक है, फिर से बता दूंगा। दूसरी चीज देखते हैं, b अपॉन टी प्लस सी है, ये दूसरी क्वांटिटी है, ये भी वेलोसिटी ही होगा, मतलब ये भी क्या होगा, एल टी माइनस वन। अब c बताओ, c क्या था, c टाइम था, और टाइम को टाइम में ऐड करने में टाइम ही तो आएगा, तो t प्लस सी को मैं कैपिटल टी से रिप्लेस कर सकता हूं। देखो t कुछ टाइम है मान लो 2 घंटे, c कुछ टाइम है मान लो 4 घंटे, 2 घंटे और 4 घंटे जोड़ने से 6 घंटे आएगा ना, टाइम ही आएगा ना, मास तो नहीं आ जाएगा कि 6 किलो आ गया। तो t प्लस सी को मैंने कैपिटल टी लिख दिया, इक्वल टू ये बी टी माइनस वन। ठीक है, वो एल टी माइनस वन। तो यहां से b का डायमेंशन कितना आ गया, एल टी माइनस वन इंटू टी, डेट इज b इक्वल टू एल। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो कॉन्सेप्ट बस फिर से ध्यान से समझ लो, ओनली एक बार पूरा बता देता हूँ।
क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। ध्यान से समझना, फिर से पूरा बता रहा हूं। यदि ये वेलोसिटी है लेफ्ट हैंड साइड में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो राइट हैंड साइड में है जिससे हम इक्वेट कर रहे हैं वो भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। अब वेलोसिटी, दो चीजों को ऐड करने में वेलोसिटी कब आएगा? जब पहली चीज भी वेलोसिटी होगी और जो दूसरी चीज है वो भी वेलोसिटी होगी, तभी तो वेलोसिटी और वेलोसिटी को ऐड करने में वेलोसिटी आएगा ना। दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहली चीज, एक चीज क्या मिल गई? ए टी इक्वल टू वेलोसिटी, मतलब एल टी माइनस वन। टी की वैल्यू रखी, हमें आंसर मिल गया। दूसरी चीज हमें क्या मिल गई? बी अपॉन टी प्लस सी इक्वल टू एल टी माइनस वन, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है। तो यहां से हमें बी का डायमेंशन मिल गया। सी का कैसे निकाला था? टेम्परेचर में सी ऐड हो रहा है, वो टाइम में सी ऐड हो रहा है। यदि ये टाइम है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है टाइम में टाइम ही ऐड हो सकता है। तो सी ऐड हो रहा है, मतलब सी भी क्या होगा? टाइम ही होगा। तो टाइम प्लस टाइम इक्वल टू टाइम। तो यहां से सी का डायमेंशन हमें मिल गया टाइम, टाइम का डायमेंशन हमने लिखा यहां पर, तो हमें बी का डायमेंशन मिल गया। ठीक है, ऐसे करके हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, जल्दी से नोट करना है तो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत इजी इजी। अच्छा, ऑप्शन तो ढूंढ लें कौन सा है, टिक तो लगा लें, इतनी मुश्किल से मैं ऑप्शन लिख के आया हूं। ए है हमारा एक आया एल टी माइनस टू, और बी आया एल, मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, आगे चलें, चलो। The time dependence of a physical quantity P is given by P equal to P naught exp minus alpha t square, where alpha is a constant and t is the time. The constant A, constant A नहीं, यहाँ पर अल्फा है। हाँ, तो इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन है P इक्वल टू पी नॉट ई एक्स पी माइनस अल्फा टी स्क्वेयर। पहली चीज तो जो चीज ई एक्स पी ये लिखी हुई है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल को ई से डिनोट करते हैं। ई क्या होता है? यदि आपने नंबर लाइन बचपन में बनाई है, यहां पर होता था जीरो, यहां होता था वन, यहां पर टू, यहां पर थ्री, ये जीरो वन टू थ्री एक नंबर होते थे। वैसे ही टू और थ्री के बीच में एक नंबर होता है जिसे बोलते हैं ई, और इस ई की वैल्यू होती है लगभग 2.7। तो ई एक्स पी या फिर ई जहां पर भी लिखा होगा आपको उसको नंबर की तरह डील करना है। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरी चीज, ई एक्स पी के साथ जो कुछ भी ब्रैकेट में लिखा होता है असल में ये ई की पावर होती है। मतलब यदि मैं इस चीज को ऐसे लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, P इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वेयर। ई एक्स पी का मतलब ई एक्सपोनेंशियल, और जो चीज ब्रैकेट में लिखा है वो क्या होती है? पावर होती है। ठीक, अब एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक और कॉन्सेप्ट ये है, आप मुझे ये बताओ टू की पावर टू के जी सही है या फिर टू की पावर टू के जी सही है? इन दोनों में से कौन सी चीज सही है? टू की पावर टू के जी, ये आ गया फोर की पावर के जी। इसका कुछ मीनिंग है क्या? कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है। ओके, और टू की पावर टू के जी ये आ गया फोर के जी, इसका मतलब 4 किलोग्राम। इसका एक मीनिंग है, कहने का मतलब ये है कभी भी पावर में यूनिट नहीं हो सकती। याद रखना, हिंदी में लिखना हो लिख लो, पावर में यूनिट नहीं हो सकती। ठीक है, जैसा आपको समझ में आए उस लैंग्वेज में लिख लो, पावर में कभी भी यूनिट नहीं हो सकती।
तो इस चीज को अब समराइज करते हैं। यदि कोई क्वांटिटी है एक, उसकी कुछ पावर लगी है, ये है कोई क्वांटिटी, क्यू से डिनोट कर देता हूं, और इसकी कुछ है पावर। तो पावर हमेशा नंबर होती है। जैसे कि यहां पर देखो पावर क्या है, नंबर है। पावर क्या होती है, नंबर होता है। और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, और वो डायमेंशन लेस होता है। नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, ये कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। मतलब यदि कोई पावर का डायमेंशन पूछेगा तो आप बताओगे m0 l0 t0। इतना समझ में आया? फिर से पूरी चीजें एक बार बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन था p इक्वल टू पी नॉट ई एक्स पी माइनस अल्फा टी स्क्वेयर। मैंने आपको बोला कि ये जो ई एक्स पी है ये होता है ई, जो नंबर लाइन का एक नंबर होता है। कौन सा नंबर? ये 2 और 3 के बीच का एक नंबर जिसकी वैल्यू होती है लगभग 2.7। ठीक है। और ई एक्स पी के साथ जो कुछ लिखा होता है ये होता है अल्फा टी स्क्वायर। पहली चीज आपको ये सिखाई, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये सिखाई ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.7। तीसरी चीज मैंने ये बताया कि किसी चीज की कोई पावर होती है, ये एक नंबर होता है। और नंबर कैसा होता है, नंबर डायमेंशन लेस होता है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा पावर का डायमेंशन क्या है, तो आप क्या बताओगे, m0 l0 t0। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब अपन अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है p इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वेयर। इसको हम लिख सकते हैं p इक्वल टू पी नॉट अपॉन ई टू द पावर अल्फा टी स्क्वेयर। ओके। अब ये बताओ, ये जो अल्फा टी स्क्वेयर है ये एक पावर है। अल्फा टी स्क्वेयर एक पावर है, ई के ऊपर लगी हुई है। अल्फा टी स्क्वेयर क्या है, एक पावर है। और मैंने आपको बताया पावर टू डायमेंशन लेस होती है, तो अल्फा टी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। जब अल्फा टी स्क्वेयर डायमेंशन लेस हो जाएगा तो अल्फा टी स्क्वेयर का डायमेंशन आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे m0 l0 t0। ठीक। तो अल्फा आ जाएगा टी टू द पावर -2। ऐसे हम अल्फा का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। आया क्या समझ में? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या है कॉन्सेप्ट? पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता, पावर डायमेंशन लेस होती है। अब हम ऑप्शन टिक कर दें, बी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलें आगे। नोट कर लो जैसे नोट करना है जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, फिर से बता देता हूं। पावर डायमेंशन लेस होती है। ये सब चीजें आपको शॉर्ट नोट्स में छोटे छोटे पॉइंट लिखना है, यही चीजें बहुत काम आएंगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ। गिवन दैट y इक्वल टू a sin 2 pi अपॉन लैम्डा into ct minus x, where y and x are measured in meter, which of the following statement are true? The unit of lambda is same that of x and a। मतलब हमें लैम्डा, x और a के बारे में पता करना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। कैसे निकालें? यदि लैम्डा का डायमेंशन निकाल लें, x का डायमेंशन निकाल लें और a का डायमेंशन निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा तीनों का यूनिट सेम है या डिफरेंट है या फिर क्या है। ठीक, चलो सबका डायमेंशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहली चीज क्या दिया हुआ है, y एंड x आर मेजर्ड इन मीटर। यदि y और x मीटर में मेजर किया गया है, मतलब y और x क्या है, दोनों लेंथ है। और जब y और x दोनों लेंथ है तो दोनों का डायमेंशन आप बता सकते हो कितना हो जाएगा,
एल हो जाएगा। तो एक्स का डायमेंशन तो आपको मिल गया। ठीक, अब आपको सी का डायमेंशन निकालना है, लैम्डा का डायमेंशन निकालना है और ए का डायमेंशन निकालना है। तो चलो निकालते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू ए साइन, ये 2 पाई अपॉन लैम्डा में पूरे मल्टीप्लाई कर देता है, मैं हर क्वेश्चन को ऐसे ही करूंगा। 2 पाई अपॉन लैम्डा को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 पाई सी टी अपॉन लैम्डा माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। एक और कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, हमने पढ़ा था एंगल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ठीक है, इसकी यूनिट होती है रेडियन, ये होता है डायमेंशनलेस। मतलब कोई इसका डायमेंशन पूछेगा तो हम बोलेंगे m0 l0 t0। क्यों? क्योंकि थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, कट गया, डायमेंशनलेस हो गया। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके हैं। मतलब टोटल कंक्लूजन क्या निकला कि थीटा डायमेंशनलेस होता है। याद है? याद है। एक और चीज बता देता हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनका डायमेंशन क्या होता है? m0 l0 t0। क्यों? क्योंकि ये सभी लेंथ अपॉन लेंथ है, ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो है। तो लेंथ और लेंथ जब करेंगे तो l बाई एल कट जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशन। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये बताओ मुझे, साइन के अंदर जो है वो क्या होता है? एंगल। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? एंगल है। और जब ये एंगल है तो मतलब जो पहली क्वांटिटी है 2 पाई सी टी अपॉन लैम्डा, ये भी एंगल है। और जो दूसरी क्वांटिटी है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये भी एंगल है। एंगल से एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो एंगल आया होगा। फिर से बताता हूं, साइन के अंदर जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा एंगल है। अब एंगल को एंगल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो एंगल आएगा। मतलब 2 पाई सी टी अपॉन लैम्डा ही एंगल है और 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा भी एंगल है। ठीक, मतलब जो 2 पाई सी टी अपॉन लैम्डा है इसका डायमेंशन भी m0 l0 t0 है। और जो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है इसका भी डायमेंशन m0 l0 t0 है। ठीक है, यदि हम नीचे वाले को सॉल्व करें तो देखो 2 पाई का तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो x अपॉन लैम्डा का डायमेंशन आ गया 1। क्यों? क्योंकि किसी की भी चीज की पावर आ गई 0 तो वो 1 हो गया। अब x का डायमेंशन हमें पता है l है, तो l इक्वल टू लैम्डा आ गया। ऐसे करके हमने लैम्डा का क्या निकाल लिया? डायमेंशन निकाल लिया। ठीक है, अब इस डायमेंशन को ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखना, 2 पाई सी, टी क्या है? टाइम है, तो ये आ गया कैपिटल टी अपॉन लैम्डा का डायमेंशन जस्ट अभी निकाला हमने, रख दिया l, ये पूरा आ गया इक्वल टू 1। ठीक है, 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो c का डायमेंशन आ गया l अपॉन टी, दैट इज c का डायमेंशन आ गया l t माइनस 1। आया क्या समझ में? अब a का निकालना है, ध्यान से समझना a का कैसे निकालते हैं। देखो, क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू सी टी माइनस एक्स। अब मैंने आपको क्या बताया था
कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये सभी डायमेंशन लेस होते हैं। मतलब कि ये यहां से यहां तक ये जो कुछ भी है साइन के अंदर साइन थीटा, ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होगा, डेट इज M0 L0 T0। ठीक है, जब ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होगा तो अब हर चीज का डायमेंशन रख देते हैं। तो y का डायमेंशन हमें पता है कितना है, l है, तो y की जगह पर l रख दिया, इक्वल टू a की जगह पर a रख दिया, और साइन थीटा का तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो M0 L0 T0 किसी चीज की पावर जीरो यानी कि 1। तो यहां से हमें a का डायमेंशन मिल गया l। अब हमने हर चीज का डायमेंशन निकाल लिया। अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x एंड a। देखो लैम्डा आया है हमारा l, है ना, x भी आया है हमारा l, और a जो आया है a भी l आया है। तो सभी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, करेक्ट हो गया। अच्छा आप बी सी डी भी पढ़ के देख लेना है कि इनकरेक्ट क्यों है। मुझे तो पता है एक ही ए करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें एक से ज्यादा करेक्ट हो, तो उसके लिए बी सी डी देख लेना क्यों इनकरेक्ट है। ठीक, आगे चलें, चलो चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू a sin ओमेगा x अपॉन v माइनस k, where omega is angular velocity and v is linear velocity. द डायमेंशन ऑफ k इज, k का डायमेंशन क्या है। बताओ भाई k का डायमेंशन क्या है। इतने क्वेश्चन करेंगे तो आपको रट जाएगा बिल्कुल। ये सभी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर मिलते जुलते क्वेश्चन है। ठीक, देखो क्वेश्चन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैंने बोला था हर क्वेश्चन में ऐसे ही करूंगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक, अब मुझे k का डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना, मेरा तो आ गया दिमाग में। मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया थीटा मतलब एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी। ये एंगल है, तो एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी, यानी कि M0 L0 T0 हो जाएगा। जब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, तो हमें पता है दो सेम फिजिकल नेचर वाली क्वांटिटी में ही सब्ट्रैक्शन होता है, तो ये भी डायमेंशन लेस रही होगी पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी भी डायमेंशन लेस रही होगी, तब तो दोनों का सब्ट्रैक्शन डायमेंशन लेस आया होगा। तो यहां से हमें यह पता चल गया ओमेगा इंटू के क्या है, डायमेंशन लेस है। मतलब ओमेगा इंटू के कितना है, M0 L0 T0। अब ओमेगा का आपको आंसर याद होगा, डायमेंशन क्या होता है, रख दो तो के का डायमेंशन आ जाएगा। याद है क्या, देखो याद दिलाता हूं, मैंने आपको कैसे याद करवाया था। मैंने आपको बोला था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको बोला था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, और थीटा का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो ये हो गया M0 L0 T0। फिर मैंने बताया था जैसे वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का डायमेंशन क्या आ गया, T⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ठीक है, वैल्यू रख देते हैं T⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ इंटू के इक्वल टू 1। तो के का डायमेंशन आ गया टी के बराबर। आया क्या समझ में, पी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं। अरे आया ना समझ में।
फिर से बता दूं, देखो मैंने बोलो ओमेगा के अपॉन वी माइनस ओमेगा के यदि डायमेंशन लेस आ रहा है तो पहली क्वांटिटी भी डायमेंशन लेस होगी और दूसरी क्वांटिटी भी डायमेंशन लेस होगी। तो दूसरी क्वांटिटी को डायमेंशन लेस के बराबर किया और हमें के का डायमेंशन मिल गया। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन था, फुद्दू सा क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं। चलो, अच्छा ऑप्शन टिक किया हमने कि नहीं किया? कर दिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल टू v नॉट अपॉन ए 1 माइनस e टू द पावर माइनस at where v naught is a constant and a is greater than 0. The dimension of v naught and a are। क्वेश्चन ने v naught का डायमेंशन पूछा है और a का डायमेंशन पूछा है। ठीक है, कैसे निकालोगे? बहुत इजी है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किसी चीज की यदि कोई पावर होती है तो वो क्या होती है? डायमेंशन लेस होती है। तो देखो, ये ई की पावर में लिखा है -80। तो देखो -1 आगे लगा हुआ है, -1 का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, 80 बचा पावर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? डायमेंशन लेस। पावर डायमेंशन लेस होती है तो ये देखना, -80 हो गया डायमेंशन लेस। ठीक, जब -80 हो गया डायमेंशन लेस तो -80 का डायमेंशन में लिख सकता हूं m0 l0 t0। ठीक, अब हर एक चीज का डायमेंशन लगा रख दो। देखो -1 का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, इग्नोर कर दो उसे। ए की जगह पर रख दो ए, टी की जगह पर रख दो टाइम टी। किसी चीज की पावर यदि 0 होती है तो वो आता है 1। तो यहां से ए का हो गया 1 अपॉन टी और ए का डायमेंशन निकल के आ गया टी टू द पावर -1। इतना समझ में आया? बहुत ईजी था। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी चीज की पावर क्या होती है? डायमेंशन लेस होती है। चलो, अब हमें वी नॉट का डायमेंशन निकालना है, तो वी नॉट का डायमेंशन कैसे निकालें देखते हैं। देखो, x इक्वल टू वी नॉट अपॉन ए इंटू 1 माइनस e टू द पावर -80 है। अब मुझे ये बताओ नंबर क्या होता है? ये जो 1 है ये नंबर है और नंबर होता है डायमेंशन लेस। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है दो सेम क्वांटिटी वाली चीजें ही क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती हैं। मतलब ये यदि 1 डायमेंशन लेस है, ध्यान से सुनना, यदि 1 डायमेंशन लेस है तो e की पावर -80 भी क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा, तभी तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब हर एक चीज का यदि हम डायमेंशन डालें तो देखो x है पोजीशन, पोजीशन तो नापोगे ना, तो नापोगे तो लेंथ आएगी कुछ, तो x का डायमेंशन हमने डाल दिया l। ठीक है, v नॉट का डायमेंशन हमें निकालना है। वी नॉट का डायमेंशन हमें निकालना है। अरे यार पूरा डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड होगा क्या? नहीं होगा। चलो फिर से लिख देता हूं, फिर से दूसरी बार रिवीजन करा देता हूं। देखो e की पावर -80 पावर होती है क्या? डायमेंशन लेस। पावर होती है डायमेंशन लेस। क्या डायमेंशन लेस होती है? पावर। तो हमें ये पता चल गया यहां से -80 का डायमेंशन कितना हो जाएगा? m0 l0 t0। -1 का कोई डायमेंशन होता नहीं है, a का डायमेंशन a डाला, t का डायमेंशन t डाला, इक्वल टू 1। तो यहां से a का डायमेंशन आ गया t टू द पावर -1। ठीक, इसके बाद हम निकाल रहे थे v नॉट का डायमेंशन। देखो x इक्वल टू वी नॉट अपॉन ए 1 माइनस ई टू द पावर -80। ठीक है, 1 एक नंबर है मतलब डायमेंशन लेस है। अब 1 में से e की पावर -80 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब e की पावर -80 भी क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। क्यों? क्योंकि दो सेम नेचर की चीजों का सब्ट्रैक्शन होता है।
अब जब मैं डायमेंशन लेस चीज से डायमेंशन लेस चीज सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आएगा वो होगा डायमेंशन लेस। ठीक। अब हर चीज का मैं डायमेंशन पुट कर देता हूं। देखो एक्स है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। पोजीशन कैसे नापते हो? पोजीशन कुछ लेंथ होती है ना, स्केल से नापते हो ना, 1 में है, 2 में है, 3 में है, लेंथ नापते हो ना। तो पोजीशन का डायमेंशन हो जाएगा एल, तो पोजीशन की जगह एक्स की जगह पर एल पुट कर दिया। वी नॉट का डायमेंशन हमें पता नहीं है, वी नॉट की जगह वी नॉट पुट कर दिया। ए का डायमेंशन हमने अभी निकाला, कितना? टी की पावर -1। ठीक है। इनटू ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो है डायमेंशन लेस, मतलब m0 l0 t0। तो यहां से वी नॉट का डायमेंशन निकल के आ गया LT-1। आया क्या समझ में? इजी था, बहुत इजी था। चलो तो जल्दी जल्दी टिक कर दो। वी नॉट का डायमेंशन कितना आ गया? LT-1। और ए का डायमेंशन कितना आ गया? टी की पावर -1। मतलब ए वाला हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चले आगे, नोट कर लिया? हाँ जी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नटखट सा चटपटा सा। इसको जल्दी सॉल्व करके बताओ 30 सेकंड में। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन द इक्वेशन फोर्स इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ डेंसिटी इज गिवन बाई। मतलब x का सीधा सीधा हमें डायमेंशन निकालना है। 30 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, पर फिर भी थोड़ा गप्पे मार लेना, पानी वानी पी लेना, टाइम बच जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से एक और चीज का आंसर मिलेगा आपको। चलो देखो, फोर्स इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ डेंसिटी लिखा हुआ है, तो फोर्स का डायमेंशन निकाल रख दिया MLT-2 इक्वल टू एक्स, जिसका डायमेंशन हमें निकालना है, अपॉन अंडर रूट ऑफ डेंसिटी का डायमेंशन। डेंसिटी का डायमेंशन होता है ML⁻³ ठीक। तो यहां से इसको लिख सकते हैं, देखो थोड़ा आपको डिटेल में लिख के बताया दे रहा। ये आ गया x अपॉन m⁻1/2 इंटू L⁻³ ठीक है। तो यहां से x आ गया m⁻1 + 1/2 इंटू L⁻1 + -3/2 इंटू T⁻²। ठीक है। चलो थोड़ा और डिटेल में लिख के बता दो बेटा। m पहले से है एक, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू m⁻1/2 ठीक। एक l पहले से है, इंटू L⁻−3/2। और क्या है? T⁻−2 पहले से है। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम जब बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो m की पावर में आ गया 3/2 इंटू L की पावर में आ गया +1 -3/2 यानी कि -1/2 इंटू T⁻²। ये आ गया x का डायमेंशन। ठीक है। बहुत ही इजी था, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा थी। ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, कैलकुलेशन पावर वगैरह में आप कंफ्यूज ना हो, बाकी तो 1 मिनट का क्वेश्चन था, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है। इसमें से हमें सीखने क्या मिला कि जो डायमेंशन होता है, इसमें जो पावर होती है ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ठीक है। पावर जो होती है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है। आया समझ में? जल्दी से नोट करो, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन द रिलेशन dy/dt इक्वल टू 2 sin ωt plus phi naught, the dimensional formula for sin ωt plus phi naught is। अरे यार, क्वेश्चन पढ़ के ज्यादा टाइम दे दिया मैंने, आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से आंसर बताओ।
अरे बेटा, डायमेंशन पूछा है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का। अब क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी है वहां पर ढूंढो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट कहां पर है, यहां पर है, साइन के अंदर है, साइन के साथ है। और साइन के साथ जो कुछ भी लिखा होता है वो होता है एंगल। और एंगल का डायमेंशन क्या होता है, एंगल होता है डायमेंशनलेस। 10 बार पढ़ चुके हैं अभी तक। मतलब डी इज करेक्ट आंसर। चटपटा क्वेश्चन। देखो, बहुत सारे लोगों को मैंने जब सीक्वेंस बताया था पढ़ने का, पहली चीज तो आपको मेरे लेक्चर पढ़ना है, दूसरी चीज एनसीईआरटी सॉल्व करना है, तीसरी चीज कंपटीशन के लिए मैंने बोला था एचसी वर्मा सॉल्व करना है। ठीक, तो यदि आप एचसी वर्मा सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आया होगा। अब इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन आ रहा है, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है जिससे मैं ये बता दूं कि यदि ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है तो परेशान नहीं होना। हम जब यूनिट एंड डायमेंशन खत्म कर लेंगे उसके बाद बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, बेसिक मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एच सी वर्मा का ये वाला क्वेश्चन आप अभी के लिए छोड़ सकते हो। ठीक, जब आप बेसिक मैथ्स पढ़ लोगे उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, मैं भी लूंगा क्वेश्चन और आपको ये कराऊंगा। ठीक है, चलो आगे चले। According to Newton, the viscous force acting between liquid layers of area A and velocity gradient delta V upon delta Z is given by F equal to minus eta A delta V upon delta Z, where eta is constant, called coefficient of viscosity. The dimensional formula of eta H. eta का क्या निकालना है, eta का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। क्या पूछा है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है यहां। और eta दिया क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जल्दी से बताओ। पहली चीज तो मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद करवा चुका हूं, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। पर यदि आपको डायमेंशन भूल गया है और हमने किस फॉर्मूले से निकाला था ये भी भूल गया है, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसने फॉर्मूला भी लिख के दिया है कि भैया ठीक है आप भूल गए हो, हम जानते हैं आपकी मेमोरी कमजोर है, आप बादाम नहीं खाते कुछ और खाते हो। ठीक, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिए। कितने अच्छे क्वेश्चन देने वाले, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलो, मैंने आपको याद करवाया था एक फॉर्मूला कि F इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर वी, याद है क्या। तो इस फॉर्मूले से आप ईटा का क्या बता सकते हो, डायमेंशन बता सकते हो। याद करवाया था मैंने, तो जिसको याद करवाया था, जिनने याद कर लिया उनने तो बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर लगाया टिक और आगे बढ़ गए। ये याद करने का फायदा होता है। और यदि नहीं याद किया है आपने या फिर ये वाला फॉर्मूला से याद नहीं किया है तो फिर क्वेश्चन पढ़ो, जो क्वेश्चन ने जो फॉर्मूला दिया है उससे कैलकुलेट करो। क्वेश्चन में देखो एक चीज दी है एफ, एफ का डायमेंशन हमें पता है कितना होता है, एम एल टी माइनस टू। दूसरा चीज दिया है ए, एरिया है, ए का डायमेंशन हमें पता है, एरिया का कितना होता है एल स्क्वायर। और तीसरी चीज दी है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड वेलोसिटी ग्रेडियंट है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड वेलोसिटी ग्रेडियंट है। मैंने आपको बताया था जब फॉर्मूला याद करवाया था कि जब भी ग्रेडियंट टर्म लिखा होगा तो उस चीज को लेंथ से डिवाइड कर दो। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो इसका डायमेंशन कैसे निकल के आएगा, वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड कर दोगे। देखो वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन, लेंथ से डिवाइड करोगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड का डायमेंशन क्या हो गया, टी माइनस वन। ठीक है, अब फॉर्मूले में हर एक चीज का डायमेंशन की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो एफ की वैल्यू रख देते हैं एम एल टी माइनस टू इक्वल टू माइनस वन का डायमेंशन कुछ होता नहीं है ईटा इंटू एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड का डायमेंशन टी टू द पावर माइनस वन। ठीक है, कैलकुलेट वैलकुलेट करो, कैंसिल वैंसिल करो, आंसर कितना आ रहा है, ईटा इक्वल टू आया, इस साइड बचा एम एल अपॉन एल स्क्वायर यानी कि एल माइनस वन, टी की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू अपॉन टी की पावर माइनस वन यानी कि टी की पावर माइनस वन बचा। ठीक है, आया क्या।
इजी था, बहुत इजी था। और जिनने मेरे बताए मेथड इस फॉर्मूले से याद करके रखा होगा तो उनका आंसर तुरंत आ गया होगा। फोर्स था MLT-2 इक्वल टू 6 पाई का कोई डायमेंशन होता नहीं है, ईटा लिखा। आर का डायमेंशन कितना हो गया L, V का डायमेंशन कितना हो गया LT-1, ईटा का डायमेंशन कितना आ गया ML⁻⁻1 T⁻⁻1। ठीक है, ये याद करने से डिफरेंस पड़ता है, याद करने से आप 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 4 नंबर ना 5-6 को 4 नंबर में 5-6 कॉलेज में 8-10 ब्रांचें खुल जाती हैं या बंद हो जाती हैं। ये 4 नंबर की वैल्यू होती है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, आगे चलते हैं। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिख के लाया हूं मैं, कोई जरूरत थी क्या इसकी? सॉल्व तो मैंने पहले करवा दिया है आपको कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, कैसे निकालना है। वो तो कैसे आता है एग्जाम में इसका आइडिया लग जाए आपको, इसलिए आपके लिए इतने भारी भारी बड़े बड़े क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। तो उस क्वेश्चन की साइज देख के डर जाते हैं ना, इसीलिए। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन है फोर्स इक्वल टू अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये वाला क्वेश्चन तो भाई आप ही करो। अल्फा और बीटा का डायमेंशन जल्दी से बता दो कितना होगा। अल्फा और बीटा का डायमेंशन जल्दी से बताओ कितना होगा। भाई यार, बता बता के थक गया मैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी यदि ऐड हो रही हैं तो उनका नेचर सेम होगा। तो देखो, यदि डेंसिटी और बीटा क्यूब ऐड हो रहा है तो डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा वही बीटा क्यूब का डायमेंशन होगा। ठीक है, अब डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आता है आपको ML⁻⁻3 इक्वल टू बीटा क्यूब आ गया। तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा इक्वल टू ML⁻⁻3 का क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब 1/3। तो बीटा आ गया M⁻⁻3 इंटू L⁻⁻1। ठीक, ये आ गया हमारा बीटा का डायमेंशन। ठीक है, तो भाई ऑप्शन देख के तो मैं सी वाला टिक मार देता हूँ, पर आपको अल्फा भी निकालना है तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसे टाइम बचाया जाता है। ठीक है, देखिए मैंने बीटा निकाल लिया, केवल सी में है बीटा। सही हो गया, सी ऑप्शन, आगे चलते हैं। पर क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो चलो अल्फा भी निकाल लेते हैं। फोर्स इक्वल टू लिखा है अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब। अब ध्यान से समझना, वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूं पर फिर भी ध्यान से समझना, जब तक आपको रट ना जाए, सपने में भी ना आने लगे, सपने में भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, तब तक समझना। डेंसिटी में कोई चीज ऐड हो रही है तो वो डेंसिटी ही होगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग। और जब डेंसिटी में डेंसिटी ऐड करोगे तो क्या आएगा, डेंसिटी ही आएगा, है ना। मास में जब मास ऐड करते हो तो मास ही आता है ना। जब वॉल्यूम ऐड करते हो तो वॉल्यूम ही आता है ना। तो ऐसे ही डेंसिटी में डेंसिटी ऐड करोगे तो डेंसिटी ही आएगी ना। तो डेनोमिनेटर में जो कुछ भी आएगा वो होगा एक डेंसिटी। ठीक है, तो हमने लिख दिया फोर्स इक्वल टू अल्फा अपॉन डेंसिटी। अब हर चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला डाल देते हैं तो अल्फा का क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा। देखो, फोर्स होता है MLT-2 इक्वल टू अल्फा अपॉन डेंसिटी होती है ML⁻⁻3। तो अल्फा इक्वल टू हो गया M⁻², L⁻⁻2, T⁻²। सी वाला आंसर।
बहुत पहले हमने निकाल लिया था, पर सॉल्व करके भी देख लिया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, आगे चलते हैं। इतने क्वेश्चन कर लेंगे हम। ये प्रीवियस ईयर आप उठाओ तो ऐसे पलटा दो, अरे सब बनता है। टास्क पता क्या होता है, टफ पता क्या होता है? आज के दिन हम पढ़ रहे हैं, हम धड़ाधड़ बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, हम बिल्कुल ओरल टिप्स पे आ जाएगा, क्वेश्चन देखेगा कोई ऐसे हवा में क्वेश्चन उचका देगा ना, तो जब तक नीचे आएगा आप आंसर बता के टिक कर दोगे। समस्या जो होती है आपको आज के लेक्चर 11th क्लास के एक लेक्चर को, जो आपने पढ़ा इसको 2 साल तक याद रखना है, और 2 साल बाद पेपर में लिख के आना है। तो 2 साल तक ये चीजें याद रहें, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए मैंने आपको बोला शॉर्ट नोट्स बनाना, जिससे आप चीजों को रिवीजन करने में आसानी रहे। ठीक है, टाइम टू टाइम चीजों को रिवीजन करते रहना। वैसे तो 12th क्लास के बाद 1 महीने का क्रैश कोर्स में 11th क्लास पूरी रिवाइज करा देते हैं, पर आप अभी 11th में हो तो ऐसा नहीं, उस वक्त तक मैं नहीं रहा, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ना और रिवीजन करते जाना। आपको इस चीज को 2 साल बाद तक लेके जाना है चीज। ठीक है, आगे चलें। अब भाई ये क्वेश्चन आपको दे दूं क्या सॉल्व करने के लिए? अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक, ये आपका HW हो गया। दूसरा, ये वाला क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी किसको सॉल्व करना है? किसको सॉल्व करना है? आपको सॉल्व करना है। दूसरा HW। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो फुद्दू सा क्वेश्चन है, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपका HW हो गया। ये आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो इन तीनों क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, और जय हिंद, और जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।